नमस्कार दोस्तों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा को लेकर। स्पेशल ये हमारी सीरीज़ है कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का टॉपिक वाइज हम आपके सामने विश्लेषण लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, अभी तक हमने लगभग इस पर 4 टॉपिक पर वीडियो दे दिए हैं और पिछले वीडियो पर बच्चों के कमेंट्स आए कि सर ये तो बहुत आसान लेवल की क्वेश्चन है, कोई टफ़ लेवल का क्वेश्चन लाइए। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, इस सीरीज़ का उद्देश्य क्वेश्चन का लेवल हार्ड या टफ़ करना नहीं है। हमारे इस सीरीज़ का उद्देश्य है कि वो कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। हम इसमें वो क्वेश्चन दे रहे हैं जो किसी अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में 2 या 2 से अधिक बार आ चुका हो। इसलिए क्वेश्चन आसान या टफ नहीं, हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम डीसी जनरेटर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ऐप में आपके लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध है, आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेड कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, आप चाहें तो कोर्स ले सकते हैं। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए इम्पोर्टेंट आपके लिए वो रहने वाला है। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। दोस्तों, रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ इस सीरीज़ में हमारा साथ देवें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, आपका स्कोर कितना रहा। और अगर ये 25 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते तो आज आपका 25 में से स्कोर क्या रहता, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। डीसी जनरेटर में पोल श्यूज पोल के साथ किस प्रकार बांधे जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। हम सब जानते हैं कि पोल पर आगे के एंड पर श्यूज लगाए जाते हैं जिनको पोल श्यू बोलते हैं, और इनको लगाने का जो ऑप्शन होता है वो है काउंटर सैंक स्क्रू। दोस्तों, काउंटर सैंक स्क्रू होते हैं, उनका हेड इस तरह से होता है कि वो सरफेस के अंदर बैठ जाते हैं। जो हमारा नॉर्मल स्क्रू होता है उसमें सरफेस बाहर रहती है। काउंटर सैंक स्क्रू की सरफेस कुछ इस तरह से होती है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, ये काउंटर सैंक स्क्रू होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इनकी शेप होती है। तो ये जो हेड होता है ना, ये पूरा सरफेस के अंदर बैठ जाता है और ऊपर से ये हिस्सा, क्योंकि इससे एयर गैप वाले पोर्शन में आर्मेचर को रोटेट करना होता है। डी उत्तर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का उपयोग क्या है। तो जनरेटर में कम्यूटेटर का काम एसी को डीसी करना है, मोटर के मामले में रिवर्स हो जाता। डी उत्तर आपका यहाँ पर सही रहेगा। कम्यूटेटर का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, हर किसी एग्ज़ाम में ये हमें देखने को ज़रूर मिला है। अगला क्वेश्चन डीसी जनरेटर के सिद्धांत को लेकर है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये भी आप सभी उत्तर जानते हो। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत हम इसे बोलते हैं। डी उत्तर आप सभी का यहाँ पर सही रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत कुछ सिखाएगा आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है। डीसी जनरेटर में पोल श्यूज का उद्देश्य क्या है। देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि ये पोल है और इसकी सरफेस जो है यहाँ पर, तो हमने पोल श्यूज लगाए क्यों। देखो, एक्चुअल में अगर बिना पोल श्यूज के पोल होते ना तो उन पोल के बीच में कंपेरेटिवली गैप ज़्यादा रहता। आप यहाँ देखो, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर गैप ज़्यादा है, जबकि पोल श्यूज की अगर बात करें तो गैप बहुत कम हो गया। तो ये क्या करते हैं, एक तो गैप को कम करते हैं जिससे लीकेज फ्लक्स नहीं होता, फ्लक्स एक समान डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, साथ ही फील्ड कॉइल को सपोर्ट भी देते हैं। मान लो पोल इस तरह से है तो कभी भी पोल से कॉइल जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है, जबकि यहाँ पर अगर शूज़ लगे हुए हैं तो ये कॉइल कभी भी नीचे की तरफ नहीं आएगी। फील्ड कॉइल को सपोर्ट देना, एयर गैप में फ्लक्स को एक समान रूप से वितरित करना, फ्लक्स का प्रतिष्ठम कम करना, ये भी इसमें ऑप्शन हो सकते हैं। अभी हमें सी ऑप्शन के साथ जाना है।
ए व बी दोनों। अगला सवाल है स्प्लिट रिंग किसकी बनती है? स्प्लिट रिंग का दूसरा नाम कम्यूटेटर होता है और कम्यूटेटर हार्ड ड्रान कॉपर का बनता है। वैसे तो कठोर खिंचा हुआ तांबा इसका ऑप्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल तांबा दिया हुआ है तो आप तांबा ऑप्शन भी कर सकते हैं। बी उत्तर अपना यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है का उपयोग करके कम्यूटेटर सेगमेंट विद्युत रोधी किए जाते हैं। यानी कम्यूटेटर सेगमेंट्स को इंसुलेट कैसे करते हैं, तो आप सब जानते होंगे माइका का उपयोग होता है। माइका को हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। यानी अभ्रक लगाकर कम्यूटेटर सेगमेंट्स को एक दूसरे से इंसुलेटेड बनाया जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे के संपर्क में होते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीसी जनरेटर में ब्रूसों का कार्य क्या है। देखो वैसे तो हमने पहले क्वेश्चन पूछा जिसमें कम्यूटेटर का काम पूछा था, अब यहाँ देखो ब्रूसों का काम पूछ रहा है, राइट। ब्रूसों का काम होता है कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना, क्योंकि कम्यूटेटर ने आर्मेचर में जो एसी उत्पन्न हुआ था उसे डीसी में कर दिया। लेकिन अब कम्यूटेटर से ये डीसी टर्मिनल्स तक, या यूँ कहें कि बाह्य लोड सर्किट तक कौन पहुंचाएगा, तो वो काम ब्रूसों का ही होता है। ए ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर लेमिनेट क्यों किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है और आप सभी वैसे तो जानते ही हैं। एडी करंट हानि कम करने के लिए आर्मेचर को लेमिनेट करते हैं। अगर मान लीजिए सिलिकॉन स्टील का पूछ लेता कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का क्यों होता है, उस समय हमारा आंसर हो जाता हिस्टैरिसीस हानि को कम करना। दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, आपको याद भी है, लेकिन फिर भी एक बार जरूर इन सबको देखना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन है। आगे का प्रश्न कह रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम में दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है, मतलब हमें इससे किसकी पता लगता है, क्या चीज़ पता करते हैं। तो देखो राइट हैंड रूल कह रहे हैं, और राइट हैंड रूल जो होता है वो इंड्यूस ईएमएफ की दिशा दिखाता है। ठीक है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा को जनरेटर में ई से दर्शाते हैं और मोटर में ई बी, यानी बैक ईएमएफ की दिशा हो, तब भी अपना यही उत्तर हो जाएगा। और अगर बाएं हाथ का नियम होता तो वो चालक के घूमने की दिशा को दर्शाता है। इसी में देखो पूछ रहे दाएं हाथ नियम के अनुसार अंगूठा किसे दर्शाता है। तो देखो हम सब जानते हैं अंगूठा चालक की घूमने की दिशा को, यानी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को दर्शाता है। फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को दिखाता है। सेकंड फिंगर जो होता है वो दिखाता है इंड्यूस ईएमएफ की दिशा को, राइट। तो इसमें चालक की गति की दिशा आ जाएगा, अंगूठा दिखाता है हमें। सी उत्तर हमें सही करना है यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल आमतौर पर किसकी बनी होती है। फील्ड कॉइल की बात कर रहे हैं, जैसे शंट फील्ड और सीरीज फील्ड होती है, तो ये दोनों हम सब जानते हैं कॉपर तार की होती है। शंट फील्ड पतले तार अधिक टर्न की, सीरीज फील्ड मोटे तार कम टर्न की होती है। शंट फील्ड आर्मेचर के सीरीज में समांतर में जुड़ता है और सीरीज फील्ड आर्मेचर के सीरीज में जुड़ता है। इनके टर्मिनल्स के नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर की सफाई के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो सीटीसी यूज करते हैं। पूरा नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक ठंडा और बदबूदार द्रव होता है जो कॉन्टेक्ट सरफेस से कार्बन हटाने का काम करता है। जो कॉन्टेक्टर की टिप होती है ना, जिस पर चांदी की कोटिंग होती है, उनको भी साफ करने के लिए सीटीसी का ही उपयोग करते हैं। सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट भी सीटीसी से ही साफ होते हैं। अगला सवाल, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ किस प्रकार का ईएमएफ होता है।
देखो मैंने बताया फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियमानुसार प्रेरित ईएमएफ दो प्रकार का होता है, एक होता है गतिज, एक होता है स्थैतिक। जनरेटर कोई भी हो, एसी का हो या डीसी का हो, उसमें प्रेरित ईएमएफ गतिज ईएमएफ होता है, जबकि इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर में इंड्यूस ईएमएफ जो है वो स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ होता है। अभी आपको ए उत्तर यहाँ पर सही करना है। अगला सवाल है जनरेटर में ईएमएफ किस बात पर निर्भर करेगा। देखो प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला आप सबको याद है ना, फाई जेड एन पी बटा 60A, बस तो ठीक है, फाई जेड एन पी बटा 60A ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले के अनुसार देखो पोल की संख्या पर भी डिपेंड कर रहा है, प्रति पोल फ्लक्स पर भी निर्भर कर रहा है, समांतर पथों की संख्या पर भी निर्भर कर रहा है, चालकों की संख्या पर भी निर्भर कर रहा है। तो ई ऑप्शन हो जाएगा इन सभी पर या उपरोक्त सभी पर। अगला सवाल, बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के कौन सा जनरेटर वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है या बढ़ा सकता है, बना सकता है। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर आ जाएगा, क्योंकि पृथक उत्तेजित जनरेटर में कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसकी फील्ड को हम बाहर से यानी पृथक से उत्तेजित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डीसी शंट जनरेटर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखो शंट जनरेटर में फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी नियत रहता है, और हम सब जानते हैं कि प्रेरित ईएमएफ फ्लक्स पर ही निर्भर करता है। इसलिए डीसी शंट जनरेटर को कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर भी कहा जाता है, यानी नियत वोल्टेज पैदा करने वाला जनरेटर। इसके अलावा कंपाउंड जनरेटर में भी लेवल कंपाउंड जनरेटर को नियत वोल्टेज जनरेटर कहा जाता है, क्योंकि उसकी वोल्टेज भी प्रत्येक भार पर कांस्टेंट रहती है। अगला क्वेश्चन है डीसी शंट जनरेटर की विशेषता कैसी होती है। दोस्तों डीसी शंट जनरेटर का लोड पर अगर IL के साथ टर्मिनल वोल्टेज का मैं ग्राफ आपको दिखाऊं तो कुछ हद तक वो सीधा चलता है और उसके बाद में ऐसे डॉट डॉट करके वो नीचे की तरफ आ जाता है। दोस्तों इस विशेषता का नाम होता है ड्रूपिंग विशेषता, DROOPING, ड्रूपिंग विशेषता के साथ बोलते हैं। हिंदी में आप इसे झुकाव बोल सकते हो। क्वेश्चन का आंसर ए होगा, कुछ हद तक झुकाव वाली विशेषता इसमें होती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जनरेटर के विशेषता कर्व में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा कर्व कहाँ या किन के बीच बनता है। जैसे मैग्नेटिक कर्व है, इंड्यूस ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच बनता है। इसी तरह से बाह्य विशेषता वक्र किन के बीच बनता है। तो थ्योरी की क्लास अगर आप देखेंगे तो ये तीनों चीज़ें मैंने पूरे विस्तार से एक्सप्लेन वहाँ पर करी हुई है। आई थिंक आप इसे अच्छे से वहाँ समझ पाएंगे। शंट जनरेटर का अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन पूछा है, कहाँ काम में लेते हैं। शंट जनरेटर मोस्टली हल्के काम के लिए काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे हो गया। आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आता है। बूस्टर के रूप में सीरीज जनरेटर आता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में शंट जनरेटर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि वेल्डिंग जनरेटर में कौन सा डीसी जनरेटर काम में लेते हैं। तो मैंने कई बार आपको बता दिया था, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। आर्क वेल्डिंग की एक विशेषता होती है कि जैसे ही इसमें वेल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी लोड आ जाता है, तो इसकी वोल्टेज घटकर आधी हो जानी चाहिए। ये उसकी विशेषता होती है, या उसमें इस तरह का गुण देखा जाता है। इसलिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में ये विशेषता पाई जाती है। डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। शंट जनरेटर 250 वोल्ट टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पियर की धारा देता है। आर्मेचर और शंट फील्ड का प्रतिरोध क्रम से 0.02 ओम और 50 ओम है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। माय डियर, शंट जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने के लिए टर्मिनल वोल्टेज में
आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जोड़ना होता है। टर्मिनल पर 250 वोल्ट है, हमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी पता है 0.02, लेकिन हमें आर्मेचर की करंट नहीं पता। शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है कि वो लोड करंट और शंट फील्ड करंट का योग होती है। आप देख रहे हैं प्रश्न में आपको लोड करंट 195 एम्पीयर सीधा सीधा दिया हुआ है, लेकिन फील्ड करंट नहीं दिया हुआ। फील्ड करंट के लिए फॉर्मूला होता है V/RSH। आप देखिए टर्मिनल वोल्टेज का मान 250 वोल्ट है और शंट फील्ड का प्रतिरोध इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 50 ओम। जब आप फील्ड की करंट निकालेंगे तो वो आएगी 5 एम्पीयर। 195 में 5 जब आप जोड़ते हैं तो आपका उत्तर हो गया 200 एम्पीयर। ये 200 एम्पीयर आर्मेचर की करंट है और 0.02 आर्मेचर का रेजिस्टेंस। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 4 वोल्ट आर्मेचर का ड्रॉप निकल कर आया, यानी 250 वोल्ट बाहर मिल रहे हैं, 4 वोल्ट आर्मेचर में ड्रॉप हो गया था। इसका मतलब जनरेटेड ईएमएफ कितना है, 254 वोल्टेज है। क्वेश्चन का आंसर आपको डी कर देना है। बाकी आगे के क्वेश्चन तो जितने भी है बहुत सिंपल से है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इंटरपोल फील्ड कॉइल के साथ इंटरपोल फील्ड कॉइल कैसे जुड़ी होती है, मतलब इंटरपोल के कनेक्शन पूछे हैं। तो डीसी मशीनों में इंटरपोल हमेशा आर्मेचर के सीरीज में जुड़ते हैं। इंटरपोल वाइंडिंग कम्यूटेटिंग वाइंडिंग भी कहलाती है। इसके टर्मिनल्स के नाम B1 B2 होते हैं। ये मेन पोल के संख्या में बराबर होते हैं और क्रॉस फील्ड डीसी मशीनों में ये डबल होते हैं, यानी मेन पोल के 2 गुने होते हैं। कम्यूटेशन कम करना या स्पार्किंग कम करना इनका उद्देश्य होता है। जनरेटर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाए, यानी परिवर्तित हानि और स्थिर हानि जब बराबर हो तो एक डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। जनरेटर की गति नापने की बात की जा रही है। स्पीड नापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसे टेकोमीटर कहा जाता है। टोंग टेस्टर एसी सर्किट में बिना रुकावट के धारा नापने के काम आता है। मल्टीमीटर एसी सर्किट में करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस नापने के काम आता है। पायरोमीटर टेम्परेचर नापने के काम आता है, तापमापी होता है एक तरह का। अगला क्वेश्चन उसी तरह से जुड़ा हुआ है। 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज है, लोड पर 15 एम्पीयर करंट है, फील्ड का प्रतिरोध भी 220 ओम है, आर्मेचर की धारा कितनी होगी, तो ये तो मैंने अभी करवा ही दिया था। पहले शंट फील्ड की करंट निकाल दो, V/RSH से 1 एम्पीयर आएगी। आर्मेचर करंट लोड करंट में जोड़ी जाती है। 15 एम्पीयर लोड की करंट हमें स्पष्ट दी हुई है। 1 एम्पीयर शंट फील्ड की धारा हमने निकाली, आर्मेचर की करंट होगी 16 एम्पीयर। अगला सवाल, 72 क्वाइल है डीसी मशीन में, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या भी कितनी होगी। दोस्तों यहाँ से देखो 2 चीज़ें समझ में आ गई। एक तो ये कि कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या कितनी होती है, तो हमेशा आर्मेचर क्वाइल्स की संख्या के बराबर होती है। और दूसरा यहाँ से न्यूमेरिकल बन गया, यानी 72 क्वाइल है तो कम्यूटेटर सेगमेंट भी कितने होंगे, 72 ही होंगे, 72 ही होंगे। कुल मिलाकर 2 चीज़ें आपने सीख ली। कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या आर्मेचर कॉइल की संख्या के बराबर होती है। बस दोस्तों यही थे आज के इम्पोर्टेंट 25% डीसी जनरेटर के। जल्द ही नए टॉपिक पर 25 क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे। प्लीज़ आप इसे लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो।